हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट जो क्लास थी, जो कि क्लास नंबर 34 थी, उसमें हमने डिस्कस किया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 35, जिसमें हम बात करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। मतलब डायबिटीज़ जो कि एक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। नॉर्मली डायबिटीज़ आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, डायबिटीज़ फर्स्ट, डायबिटीज़ सेकंड, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ हम केवल वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो डायबिटीज के रिलेटेड होते हैं प्रेगनेंसी से। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है या दोगे तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए इन सभी पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो तुम्हारे ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की यह क्लास नंबर 35 ओबीजी क्लास 35 और बात कर रहे हैं हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। चलिए, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो है यह क्या अवस्था है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। डायबिटीज मेलाइटस का साधारण मतलब होता है इंक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। सभी लोग वेल नोन है तुम में से, लेकिन साथ में प्रेगनेंसी को जोड़ दिया जाए तो हम उसे गेस्टेशनल नाम दे देंगे। क्लियर? तो मैं बोलूंगा इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू प्रेगनेंसी। कारण होगा ड्यू टू प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जावे तो वह क्या कहलाएगा? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहलाएगा। क्लियर? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी की वजह से रक्त का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो वह गेस्टेशनल डायबिटीज कहलाएगा। क्लियर है? चलेगा। सेकंड पॉइंट में बात कर रहा हूं यहां से, यह मोस्टली कौन से समय में देखने को मिलता है? तो यह तुम्हें मोस्टली नजर आएगा 24 टू 28 वीक के दौरान। मोस्टली है नजर आता है 24 टू 28 वीक। बोले तो लेट सेकंड ट्राइमेस्टर में। कब नजर आता है? लेट सेकंड ट्राइमेस्टर में। क्लियर है? लेट सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली हमें गेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके कारणों की बात करूं, भैया क्यों होता है ये ऐसा, तो एग्जैक्ट कारण अननोन है। वास्तविक कारणों का बहुत ज्यादा पता नहीं है, एग्जैक्ट खोज अननोन है। लेकिन कुछ रिलेटेड कारण मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा जिन्हें हम बोलते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कोज। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो जरूर कहीं ना कहीं इस गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। एग्जैक्ट कारण नहीं बता रहा हूं, कुछ रिलेटेड कारण हैं। सबसे पहले देखिएगा इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड फैक्टर में नंबर फर्स्ट, प्रेगनेंसी में इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रहता है। एंड दूसरा बड़ा होता है इंक्रीज HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये दोनों हार्मोन बड़े होते हैं, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसका मतलब यह है कि ये दोनों हार्मोन बढ़े हुए हैं हमारे पास में। एक तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ा हुआ है, एक HPL हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बढ़ा हुआ है। जब भैया दोनों हार्मोन बढ़े हुए होंगे तो क्या होगा? देखिएगा, जब दोनों हार्मोन बड़े होते हैं तो उस अवस्था में हमें क्या होता है, तो हम एक बात बोलेंगे कि जब दोनों बढ़ जाएंगे, ये दोनों क्या करते हैं? यह इंसुलिन एंटागोनिस्ट होते हैं। ये क्या है? इंसुलिन एंटागोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट
एंटागोनिस्ट हैं। इंसुलिन एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि यह इंसुलिन के फंक्शन को कम कर रहे हैं। बोले तो डिक्रीज फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के कार्यों को कम कर रहे हैं। और जब ये काम होगा तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन ही क्या होता है, ग्लूकोज लेवल को कम करना, ब्लड से ग्लूकोज को पकड़ना और सेल को ले जाकर दे देना ताकि वह यूटिलाइज कर सके। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि अगर हम एक एसोसिएशन निकालना चाहे तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी में एक दो हार्मोन बड़े होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटा, लैक्टोजन। कहीं ना कहीं ये दोनों हार्मोन जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये कंफर्म है कि दोनों इंसुलिन एंटागोनिस्ट होते हैं। और जब इंसुलिन एंटागोनिस्ट होंगे मतलब इंसुलिन के फंक्शन को रोकेंगे, और जब ऐसा होगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ हमें नजर आ सकता है। क्लियर है। दूसरा एक एसोसिएशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसके अलावा इंक्रीज जीएफआर। प्रेगनेंसी में लगभग 50% जीएफआर बढ़ी होती है। जब जीएफआर बढ़ जाएगी इसका मतलब आपको उस समय जो डायबिटीज वाले लक्षण हैं उनमें एक लक्षण नजर आता है पोलीयूरिया, तो बिल्कुल देखने को मिल सकता है यहाँ, क्योंकि जीएफआर रेट बढ़ी होती है। इसके अलावा तीसरा एक एसोसिएशन देखा गया है कि डिक्रीज ग्लूकोज रीनल थ्रेशोल्ड, या रीनल थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज, रीनल थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज। यह घट जाता है। याद रखिएगा नॉर्मल थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज कितना रहता है, तो आप बोलेंगे 180 मिलीग्राम पर डीएल, लेकिन प्रेगनेंसी में हो जाता है कितना, तो घटकर ये हो जाता है 140 मिलीग्राम पर डीएल। बात समझ में आ रही है। मैं एक लाइन में से बोलूंगा, ऐसा भी होता है प्रेगनेंसी में कि जो रीनल थ्रेशोल्ड लेवल है, रीनल थ्रेशोल्ड लेवल है ग्लूकोज का 180 mg पर डीएल होता है, यहां से घटकर 140 mg पर डीएल हो जाता है। इसका मतलब घट रहा है। क्या समझते हैं आप रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज से? इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारी बॉडी में कितना लेवल ग्लूकोज का होगा जब तक किडनी मूत्र में नहीं निकालती है। तो नॉर्मल अगर मनुष्य होता है उसमें 180 mg तक अगर ग्लूकोज है तब तक किडनी से रोक कर रखेगी, ब्लड में बाहर नहीं आने देगी। लेकिन अगर 180 से ऊपर जाएगा तो किडनी फिर छानना स्टार्ट कर देती है, मूत्र के रूप में बाहर निकाल देगी। क्लियर। लेकिन यह अवस्था प्रेगनेंसी में कम हो जाती है। तो एक सामान्य मनुष्य में 180 mg तक अगर ब्लड का लेवल है तब तक यूरिन में ग्लूकोज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला है और उसमें तो 140 से ऊपर चला गया तो ही उसके ब्लड से ग्लूकोज छनेगा और मूत्र में बाहर निकलना स्टार्ट कर देता। मतलब यूरिन में ग्लूकोज कब नजर आएगा, यह थ्रेशोल्ड लेवल कहलाता है। अगर नॉर्मल मनुष्य की बात करूं तो 180 mg से ऊपर अगर ब्लड में होगा तो ही यूरिन में नजर आएगा। लेकिन एक प्रेग्नेंट महिला में अगर 140 से ऊपर चला गया तो ही ब्लड में आपके यूरिन में नजर आना प्रारंभ कर देता है। इसलिए याद रखिएगा, नॉर्मली भी अगर एक नॉर्मल महिला को आप देखोगे, अगर ये तो डायबिटीज की बात आप कर रहे हैं, अगर नॉर्मल प्रेग्नेंट महिला को आप देखोगे तो उसके भी यूरिन में कुछ ग्लूकोज मिल सकता है। इन नॉर्मल प्रेगनेंसी some glucose may present in urine, some glucose may present in urine, कुछ मात्रा में तुम्हारा ग्लूकोज सामान्यतः भी रह सकता है। तो ये कुछ मैंने एसोसिएशंस तुम्हें बताए हैं, नॉट डेफिनेटिव कोज। लेकिन ऐसा कारण है कि जैसे जीएफआर बड़ी होती है, रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज घट जाता है, एचपीएल और प्रोजेस्टेरोन बड़े होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना देते हैं प्रेगनेंसी में कि उस समय हमें गेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिल सकता है। क्लियर है। चलिएगा, इस अवस्था में तुम्हें क्या क्या मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नजर आते हैं, तो यहां देखिएगा वही सेम लक्षण होते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज के। यहां आपको नजर आएगा इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल आना ही है, पोलीयूरिया नजर आने वाला है, पोलीडिप्सिया नजर आने वाला है, पोलीफेजिया नजर आने वाला है।
पॉलीफेजिया इंक्रीज हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगना, और पॉलीडिप्सिया इंक्रीज थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, और पॉलीयूरिया आप जानते ही हैं इंक्रीज यूरिन। तो ये अवस्थाएं अधिकांश तुम्हें देखने को मिलेंगी गस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। क्लियर। इसके अलावा बॉडी फटीक होता है, फटीकनेस, बॉडी को एनर्जी मिल नहीं रही है। क्लियर। कोई इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, ग्लूकोज सेल तक पहुंच नहीं पा रहा है, सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी थकी सी नजर आएगी। ये सारी की सारी कंडीशंस तुम्हें देखने को मिल सकती हैं इस अवस्था में। अब भैया जब ये हो रहा है तो कुछ डायग्नोसिस इवैल्यूएशन भी करना होगा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम एक बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं, उसका नाम है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये डायस्टेशनल डायबिटीज में किया जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं कंफर्म करने के लिए गस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को और ग्लूकोज टॉलरेंस को। कैसे करते हैं इस टेस्ट को देखिएगा। सबसे पहले इस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है भैया, किस व्यक्ति में करेंगे इस टेस्ट को। तो देखिएगा, दो अवस्थाएं बता रहा हूं। सबसे पहले पहली अवस्था बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन 100 mg पर DL वंस। अगर एक बार आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एक बार ज्यादा हो, याद रखिएगा सिंगल बार ज्यादा हो, कब, तो आप बताएंगे वन टाइम ज्यादा होना चाहिए 20 वीक से पहले 100 mg पर DL से अगर ज्यादा है, इस अवस्था में आप उस महिला का ग्लूकोज टॉलरेंस कर सकते हैं। 20 सप्ताह से पहले अगर एक बार ज्यादा गया हो तो। इसके अलावा आफ्टर 20 वीक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन 100 mg पर DL कंटिन्यूअस ट्वाइस। अगर दो बार ज्यादा चला गया लगातार 20 वीक बाद में, तो भी आप यह टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर 20 वीक से कम प्रेगनेंसी है और उसका ग्लूकोज किसी भी समय एक बार 100 mg से ज्यादा गया हो, मतलब प्रेगनेंसी में 100 mg से कम रहना चाहिए, याद रखिए। क्लियर। अगर 20 वीक से पहले 100 mg से ज्यादा चला गया एक बार, तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं। और 100 mg जो है उससे अगर दो बार ज्यादा चला गया 20 वीक के बाद में, तो भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। प्रोसेस देखिएगा क्या करेंगे हम इसमें सबसे पहले आपको करना है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट 3 days prior टू टेस्ट से पहले हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है, लगभग 300 ग्राम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दीजिएगा 3 दिन पहले। उसके बाद 12 घंटे पहले कुछ नहीं देते हैं। नो कार्बोहाइड्रेट डाइट बिफोर 12 आवर ऑफ टेस्ट। 12 घंटे तक टेस्ट के पहले कुछ नहीं देना है। नो कार्बोहाइड्रेट डाइट, कुछ भी डाइट नहीं दी जाएगी। फिर तुम्हें क्या करना होगा इसके बाद में, नंबर 3, उसके बाद टेक फास्ट ब्लड शुगर। इसका फास्ट ब्लड शुगर आप चेक करिए, फास्ट ब्लड शुगर चेक करिए, फिर रिजल्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर लेस देन 100 mg पर DL आता है
इसका मतलब याद रखिएगा, यह व्यक्ति नॉर्मल है, बोले तो नॉन डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक। अगर इसका लेवल 100 to 125 mg पर DL चला जाता है तो हम बोलेंगे यह ग्लूकोज टॉलरेंस को दिखाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस। और ग्रेटर देन 126 mg पर DL और मोर अगर ज़्यादा नजर आवे तो यह गैस्टेशनल डायबिटीज को इंडिकेट करता है, गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर? तो ये क्राइटेरियाज आप काम में ले सकते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए। क्लियर है? 100 mg से कम नॉर्मल है, 100 to 125 जा रहा है तो ग्लूकोज टॉलरेंस को इंडिकेट करता है, 126 से ऊपर चला जाता है तो यह गैस्टेशनल डायबिटीज को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू WHO पोस्ट फ्रैंडियल क्राइटेरिया भी होता है। पोस्ट फ्रैंडियल पीपी शुगर बोलते हैं, ये फास्टिंग था ऊपर वाला, यह एक पीपी शुगर है। पोस्ट फ्रैंडियल आफ्टर मील, पोस्ट फ्रैंडियल, पोस्ट फ्रैंडियल का मतलब होता है, पोस्ट फ्रैंडियल मतलब आफ्टर मील, भोजन करने के पश्चात। यह भी देखिएगा इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें ब्लड शुगर लेना है आफ्टर 2 hours ऑफ कार्बोहाइड्रेट मील। कार्बोहाइड्रेट मील के बाद में 2 घंटे बाद आप उसका सैंपल लो, रिजल्ट चेक करो। फिर उसमें रिजल्ट में देखिएगा अगर रिजल्ट नजर आता है ग्रेटर देन 140 mg पर DL मतलब नॉर्मल है, नॉन डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक, ये खाना खाने की बात कर रहा हूं। और अगर 140 to 200 के बीच में नजर आता है mg पर DL, इट इंडिकेट ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज टॉलरेंस। और अगर यह ग्रेटर देन 200 चला जाता है तो यह इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट गैस्टेशनल डायबिटीज, गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर? तो दोनों टेस्ट मैंने तुम्हें बताए, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में, पोस्ट फ्रैंडियल भी और आफ्टर मील भी। क्लियर? तो यह तुम्हारे एक ऐसी कंडीशंस हैं जो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट तुम्हें करने वाली है, या इंडिकेट करने वाली है तुम्हें प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज का क्राइटेरिया उसे इंडिकेट यह करने वाली है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्लियर? दैट इज कॉल्ड चेंजेस, या आप इसे कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जब भी होगा तो भैया कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी, डायरेक्ट सवाल बनता है। सबसे पहली कंडीशन है प्री टर्म। प्री टर्म अगर मां में, ये मोस्ट कॉमन होता है, अगर मां में डायबिटीज है तो भैया उसके बच्चे में प्री टर्म कंडीशन डेवलप होगी, बच्चा समय से पहले पैदा होगा। इसका कारण मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसका कारण हो सकता है ड्यू टू मैक्रोसोमिया, क्योंकि इस बच्चा लार्ज बेबी होगा, ड्यू टू लार्ज बेबी। बच्चा बड़ा होता है भैया, और जब ज्यादा बड़ा बच्चा होगा तो समय से पहले ही कॉन्ट्रैक्शन उसमें चालू होंगे, तो लार्ज बेबी होता है। दूसरा कारण है ड्यू टू पॉलीहाइड्रोमनियास, पॉलीहाइड्रोमनियास, यह भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है। जब मैंने आपको पॉलीहाइड्रोमनियास बोला उसमें मैटरनल कारण में बताया था गैस्टेशनल डायबिटीज। मां में अगर डायबिटीज है तो बच्चे में ज्यादा ग्लूकोज जाएगा, तो ज्यादा यूरिन बनेगा, तो ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, तो प्री टर्म होने की संभावनाएं रहती हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, सेकंड, पॉलीहाइड्रोमनियास,
पॉलीहाइड्रमनियस। बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टली। इसका एक कारण बोल दूंगा, इंक्रीज फीटल यूरिन। आप आगे समझ गए हैं, मैंने पहले बढ़ा दिया है। बच्चे का यूरिन ज्यादा बनता है तो पॉलीहाइड्रमनियास तुम्हें देखने को मिलेगा। तीसरा, और क्या कंडीशन हो सकती है, तो अभी मैंने बोला मैक्रोसोमिया, लार्ज बेबी, मैक्रोसोमिया लार्ज बेबी होगा भैया, लार्ज बेबी, वेट इसका हो सकता है 4 किलो से ज्यादा, ग्रेटर देन 4 kg। कारण हो सकता है इसका कारण हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज ग्लूकोज सप्लाई। ज्यादा खाने को मिलेगा, ज्यादा मोटा होगा, टू बेबी। जब ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा है तो भैया फैट का डिपोजिशन होगा, फिर फैट डिपोजिशन बढ़ेगा। कोई ग्लूकोज ही काम आ रहा है तो फैट काम ही नहीं आ रही है, तो वह फैट डिपोजिशन होगा, और जब फैट डिपोजिशन होगा तो लार्ज बेबी नजर आने वाला है। तो मैक्रोसोमिया रहता है जब भी महिला में, पहला बोला मैंने प्री टर्म समय से पहले होगा क्योंकि वजन ज्यादा होता है, पॉलीहाइड्रमनियास होता है। दूसरा, बच्चा जो है उस बच्चे में क्या देखने को तुम्हें मिलेगा, मैक्रोसोमिया, वजन 4 किलो ज्यादा होगा। और देखिएगा चौथी कंडीशन, आपको अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। अबॉर्शन भी हो सकता है इस समय क्योंकि बेबी ज्यादा है, पॉलीहाइड्रमनियास है, ये सारी कंडीशन इसे भी कोज कर सकती हैं। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, लेकिन बच्चा तो बड़ा है लेकिन ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल कम है भैया, हाइपोग्लाइसीमिया है। क्योंकि याद रखिएगा इसका कारण है कि जब बच्चा अपने माँ की पेट में होता है उस समय से ज्यादा ग्लूकोज की सप्लाई होती रहती है, तो वह बॉडी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे डिलीवरी के बाद बाहर आता है तो उस लेवल का ग्लूकोज मिलता नहीं है, इसलिए हमें इमीडिएटली हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। क्लियर? तो उसका कारण है ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, जब बच्चा अपने माँ के पेट में है उस समय तो क्या हो रहा है, इंक्रीज ग्लूकोज सप्लाई टू फीटस, बच्चों को ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी डिक्रीज ग्लूकोज सप्लाई, तो उस अवस्था में हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो बच्चे में जो बच्चा डायबिटीज वाली माँ से पैदा हो रहा है उसे तुरंत दूध पिलाना होता है पैदा होने के बाद में, एज सून एज पॉसिबल, वरना क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। क्लियर? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बच्चे की बात कर रहा हूं, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज इन न्यूबॉर्न, या एट बर्थ की बात करूं, एट बर्थ, पैदा होते समय ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहना चाहिए, 40 से 60 mg पर DL। लेकिन डायबिटीज वाले महिला में कितना रहता है, इन गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो गैस्टेशनल डायबिटीज वाली मां से पैदा हुआ है भैया, उसके अंदर लेस देन 40 mg पर DL होता है। क्लियर? 40 mg पर DL कम हो जाता है। और हमारे अंदर एडल्ट में नॉर्मल कितना होता है, तो एडल्ट में हम मानते हैं 70 से 110 mg पर DL। क्लियर? ये नॉर्मल हमारे अंदर होता है। तो बच्चे में 40 से 60 होता है नॉर्मली, अगर 40 से कम चला गया तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बोल देते हैं। क्लियर है? इसीलिए आपको याद रखना है इमीडिएटली से ब्रेस्ट फीडिंग करानी होगी इन गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, immediately breastfeed to baby, immediately breastfeeding to newborn
टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया होगा वरना, इसलिए आप तुरंत दूध पिला दीजिएगा इसे, यही इसका बेस्ट उपचार होगा। क्लियर? यह हमने डिस्कस किया नेक्स्ट चेंज या कॉम्प्लिकेशन। 5वें नंबर का था हाइपोग्लाइसीमिया। 6ठे नंबर पर डिक्रीज कैल्शियम लेवल, और इसका कारण होता है इंक्रीज कैल्सिटोनिन। तो भैया कैल्सिटोनिन बढ़ता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है, ये समझ में आ ही गया होगा। एक होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है, ये दूसरे से रिलेटेड हो गया ना, एज का कारण हो गया। जॉन्डिस इंक्रीज बिलिरुबिन। इसके 3 कारण देखे गए हैं। पहला कारण इमेच्योर लीवर पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी, बच्चे में नॉर्मल आरबीसी ज्यादा होती है एडल्ट से। और शॉर्ट लाइफ स्पान, आरबीसी की जीवन काल छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ स्पान, तो जल्दी जल्दी टूटेंगी। अर्ली डिस्ट्रक्शन, जब लाइफ स्पान छोटा है तो अर्ली डिस्ट्रक्शन होगा, और जब टूटेंगी तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस मैंने जो तुम्हें बताई हैं, पहला मैंने बोला प्रीटर्म हो सकता है बच्चा, दूसरा मैंने बोला पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है, तीसरा बच्चे के अंदर मैक्रोसोमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे में हो सकता है, इसके अलावा अबॉर्शन बच्चे में हो सकता है, इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, कैल्सिटोनिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है, और जॉन्डिस बच्चे में देखने को मिल सकता है। ये सारी की सारी अवस्थाएं यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं, भैया ये सारी कंडीशन हो तो गई है, इसे ठीक कैसे करेंगे, क्या करें हम कि ये ठीक हो जावे। तो मैनेजमेंट क्राइटेरिया की बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहला मैनेजमेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा दवाइयाँ ना देवें, तो डाइट मॉडिफिकेशन सबसे पहले चलता है। डाइट मॉडिफिकेशन, आप कुछ डाइट में ऐसा मॉडिफिकेशन करो कि शायद उससे फायदा मिले। तो यहाँ देखिएगा, डाइट में हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रीफर करते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट देना है। आपके भोजन में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और उससे जो एनर्जी है वह लगभग 50% एनर्जी इससे मिलनी चाहिए। मतलब बच्चे को, जो माँ है, बच्चे की नहीं, माँ को आप कार्बोहाइड्रेट दीजिएगा 70%। यह 70% में मील की बात कर रहा हूं, 70% ऑफ मील, आपके भोजन का 70% भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उससे उसे 50% एनर्जी मिलनी चाहिए, टोटल एनर्जी का। क्लियर? दूसरा फैट लगभग 10 से 20% तुम्हें देना है, और उससे लगभग 30% एनर्जी उसे मिलनी चाहिए फैट से। क्लियर? और तीसरा, उसे प्रोटीन देना होगा। प्रोटीन से जो का कंपोनेंट है मील में, वो कितना होना चाहिए, यहां लिख दिया ऊपर, समझ में आ रहा होगा, यही पोर्शन चलेगा। 5 से 10% मील का ये होना चाहिए, जिससे उसे लगभग 20% एनर्जी मिलनी चाहिए। तो एक डाइट प्लान ऐसा बनाएं आप, उसमें कार्बोहाइड्रेट 70% हो, उसमें 10 से 20% फैट हो, और उसमें प्रोटीन 5 से 10% हो। उस भोजन से 50% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिल रही हो, उस भोजन में 30% एनर्जी फैट से मिल रही हो, उसमें 20% एनर्जी प्रोटीन से मिल रही हो। ऐसा करेंगे हम, मतलब टोटल मानो 100 किलो खाना है, 70 किलो उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उससे 50% एनर्जी मिले, उसमें 10 से 20 किलो भोजन तुम्हारा फैट होना चाहिए, और 5 से 10 किलो तुम्हारा प्रोटीन होना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा एनर्जी का मॉडिफिकेशन भी यहां करते हैं, याद रखिएगा। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस विथ नॉर्मल वेट, अगर महिला के अंदर नॉर्मल वेट है, सामान्य वेट है, और महिला डायबिटिक मेलाइटस है, तो उसमें हम कितनी एनर्जी देते हैं, याद रखिएगा, 24 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। 24 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से हम
यहाँ प्रीफर करते हैं। याद रखिएगा, अगर अगर महिला जो है उस महिला के अंदर आपको नॉर्मल वेट वाली महिला है तो लगभग आप 24 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। तो एवरेज में बोल दूंगा कि आपको उसके वजन के हिसाब से इतना देना है। और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस विथ ओवरवेट हो, अगर ओवरवेट वाली महिला हो, ज्यादा वेट वाली महिला हो, तो उसे आपको देना होगा 12 किलो कैलोरी, कम कर देते हैं क्योंकि वह ओवरवेट है, पर डे। तो डायबिटीज विथ नॉर्मल वेट 24 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए और ओवरवेट है तो 12 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर? नहीं क्लियर है? अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो क्या होगा? नॉर्मल देखिएगा, फीमेल को कितनी कैलोरी चाहिए भैया? नॉर्मल फीमेल की, प्रेग्नेंट नहीं, नॉर्मल जो फीमेल होती है उन्हें चाहिए होता है 2500 किलो कैलोरी। प्रेगनेंसी में कितना बढ़ा देते हैं? 300। तो प्रेगनेंसी में तुम्हें प्लस करना है 300, तो कितना हो जाएगा? 2800 किलो कैलोरी। और लैक्टेशन में कितना बढ़ा देते हैं? लैक्टेशन में बढ़ाते हैं प्लस 500, तो कितना हो जाएगा? 3000 किलो कैलोरी। ये नॉर्मल महिला की बात कर रहा हूं मैं, डायबिटीज के ऊपर बात किया हूं। डायबिटीज में 24 और 12 याद रखना है, और यहां तुम्हें दोनों याद रखना है। क्लियर? इसके अलावा ये तो आपका डाइट प्लान हो गया। डाइट प्लान के अलावा दूसरा आप काम में ले सकते हो एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज से भी फायदा होगा। एरोबिक एक्सरसाइजेज कौन से एक्सरसाइज करेंगे? एरोबिक एक्सरसाइजेज, जैसे ब्रिक्स वॉकिंग मतलब फास्ट वॉकिंग, तेज चलना, फास्ट वॉकिंग। या आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है स्विमिंग, तैरना बेस्ट एक्सरसाइज है। बेस्ट एक्सरसाइज होती है स्विमिंग, ये आप कर सकते हैं। अगर इससे भी काम ना चले तो फिर भैया इंसुलिन थेरेपी देते हैं। इंसुलिन थेरेपी याद रखिएगा। ये कब देंगे? इफ ब्लड ग्लूकोज ग्रेटर देन 140 mg per dl आफ्टर डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज। आपने डाइट को मॉडिफाई भी कर लिया और एक्सरसाइज भी करवा ली, इसके बावजूद भी ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं हो रहा है, 140 से ऊपर ही बना हुआ है, आप इंसुलिन थेरेपी काम में लीजिए। फिर याद रखिएगा कौन सी इंसुलिन थेरेपी काम में लेते हैं। तो यहां हम कौन सी इंसुलिन काम में लेते हैं? इंसुलिन अलग अलग प्रकार के आते हैं, एनपीएस इंसुलिन आता है, रेगुलर इंसुलिन आता है। तो यहां हम रेगुलर इंसुलिन काम में लेते हैं। याद रखिएगा, रेगुलर इंसुलिन यूज इन गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस में हम रेगुलर इंसुलिन काम में लेते हैं। कौन सी इंसुलिन लेते हैं? रेगुलर इंसुलिन काम में लिया जाता है। क्लियर? इंसुलिन थेरेपी में रेगुलर इंसुलिन इज गिवन आईवी। इसका रूट क्या होता है? रेगुलर इंसुलिन का जो रूट होता है, इसका जो रूट होता है वह होता है आईवी। रेगुलर इंसुलिन आईवी दिया जाता है। क्लियर? और कैसे देते हैं देखिएगा इसको, 500 ml NH प्लस 10 यूनिट इंसुलिन, 10 यूनिट इंसुलिन और 100 से 150 ml 25 ml पर मिनट, इस दर से देते हैं इसे। क्लियर? ये कब बता रहा हूं? ये तुम्हें देना होगा बिफोर लेबर। याद रखिएगा, लेबर के समय नहीं देते हैं, ये
बिफोर लेबर, लेबर से पहले ये प्रक्रिया होती है, बिफोर लेबर। लेकिन कुछ सावधानी बता रहा हूं, आफ्टर लेबर नहीं देना है, आफ्टर लेबर नॉट गिव इंसुलिन। भैया क्यों? क्योंकि जब लेबर हुआ होगा उस समय महिला ने बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं, तो उस समय उसकी बॉडी में जो स्थिति होगी वह अलग हो सकती है। तो इस समय आपको इंसुलिन जो है वह नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल कम हो गया होगा, एक्सरसाइज करने से ग्लूकोज की खपत हुई होगी। अगर आप इंसुलिन दे देंगे हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाएगी। तो इस समय इंसुलिन नहीं देंगे, चेक करना होगा बिफोर चेक या विदाउट चेक, आपको ग्लूकोज लेवल चेक करना होगा इस समय क्या चल रहा है, उसके बाद ही देना है जो कुछ देना है। विदाउट चेकिंग ग्लूकोज लेवल, विदाउट चेकिंग ग्लूकोज लेवल। तो आप लेबर से पहले तो ले सकते हैं काम में, लेकिन जब लेबर की स्थिति पैदा हो जावे या लेबर चालू हो जावे, उसके बाद तुम्हें ग्लूकोज लेवल जो भी होगा वह चेक करने के बाद ही देना होगा। क्लियर है? वरना समस्या हो जाएगी। और इसके अलावा याद रखिएगा आप, अगर हाइपोग्लाइसीमिक, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट भी आप काम में ले सकते हैं। किसके लिए लेते हैं? टाइप सेकंड के लिए, इसमें नहीं आता ये टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसके अंदर हम काम में लेते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, और इनका नाम है मेटफॉर्मिन। इसका एग्जांपल होता है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। क्लियर? इसके अलावा एक और पॉइंट बोल रहा हूं, ज्यादा चांस होता है इंक्रीज चांस ऑफ मोनालियासिस, इंक्रीज चांस ऑफ मोनिलियासिस, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है तो कैंडिडा का इन्फेक्शन ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा है तो कैंडिडा का इन्फेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। क्लियर? तो मोनालियासिस हो सकता है कैंडिडा एल्बिगेंस की वजह से, मोर चांस ऑफ मोनालियासिस ड्यू टू कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिगेंस। तो डायबिटीज के दौरान ग्लूकोज ज्यादा है, खाने का भोजन बढ़िया मिल रहा है, तो मोनालियासिस हो सकता है। इसके अलावा आपको एक कॉन्ट्रासेप्शन में याद रखना है, अवॉइड आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस अवॉइड करना है, क्योंकि मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन होगा इस समय, मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए आप उस समय आईयूडी का इंसर्शन नहीं करेंगे। क्लियर? और अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, ये मैंने पहले भी तुम्हें बोला है, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे में ना हो। ये सारी की सारी विशेष पॉइंट हैं जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के संबंधी तुम्हारे सामने मैंने पेश किए हैं। क्या क्या बातें मैंने की है? ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के कारणों से, तो यह गैस्ट्रेशनल डायबिटीज कहलाता है। 24 से 28 वीक के दौरान मोस्टली देखने को मिलता है, एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है, मोस्टली देखा गया प्रोजेस्टेरोन आईएसपीएल का लेवल बढ़ना। इसके अलावा ग्लूकोज का जो टॉलरेंस है, रीनल थ्रेशोल्ड लेवल जो है वह क्या हो जाता है यहाँ पर, तो कम हो जाता है, 180 नॉर्मल होता है, 140 देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। इसके अलावा जीएफआर रेट बड़ी होती है 50%। इसके अलावा हमने बात किया जब ये होगा तो क्या होगा, पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, फटीगनेस नजर आएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर देते हैं 3 दिन पहले। कब करते हैं? जब ग्लूकोज 100 से ज्यादा चला जाए, 20 सप्ताह पहले एक बार और 20 सप्ताह बाद 2 बार, तो ये टेस्ट कर लेते हैं। 3 दिन पहले हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, 12 घंटे पहले कुछ नहीं देंगे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसके बाद टेस्ट करेंगे। अगर 100 से कम जा रहा है तो नॉर्मल है, 100 से 125 के बीच में जा रहा है तो ग्लूकोज टॉलरेंस को इंडिकेट करता है, 126 से ऊपर चला गया तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है। अकॉर्डिंग टू WHO पोस्ट फ्रेंडियल चेक करते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करेंगे। अगर 140 से कम आ रहा है तो नॉर्मल है, 140 से 200 के बीच में आ रहा है तो ग्लूकोज टॉलरेंस है, और 200 से ऊपर चला गया तो यह डायबिटीज को इंडिकेट कर देता है। यह आपका टेस्ट कर लिया हमने। इसके अलावा मैंने बात की यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चे में प्रीटर्म मोस्ट कॉमन होगा, हाई पॉलीहाइड्रोमोनियास हो सकता है,
मैक्रोसोमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है, इंक्रीज कैल्सिटोनिन लेवल हो सकता है। मैनेजमेंट में डाइट मॉडिफिकेशन करना है। कार्बोहाइड्रेट 70% आपकी डाइट में होनी चाहिए। फैट आपकी डाइट में लगभग 10 से 20% होना चाहिए। 5 से 10% तुम्हारे खाने के अंदर प्रोटीन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से 50% एनर्जी मिलनी चाहिए, फैट से 30% एनर्जी और प्रोटीन से 20% एनर्जी मिलनी चाहिए। नॉर्मल वेट है, डायबिटीज है तो गेस्टेशनल डायबिटीज है और नॉर्मल वेट है 24 किलो कैलोरी के रूप में ऊर्जा देंगे। अगर ज्यादा ओवर वेट है तो 12 किलो कैलोरी के हिसाब से दे देंगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी में बात करूं तो नॉर्मल महिला को बिना प्रेगनेंसी के 2500 किलो कैलोरी चाहिए होती है। प्रेगनेंसी में 300 ऐड करते तो बोले तो 2800 और लैक्टेशन में 500 ऐड करेंगे तो बोले तो 3000 दे देते हैं। क्लियर। एक्सरसाइजेस एरोबिक एक्सरसाइजेस हम कराते हैं, स्विमिंग है, फास्ट मूविंग है, ये आप करवा सकते हैं, फास्ट वॉकिंग ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट स्विमिंग होता है इनमें। इसके अलावा इससे भी ठीक नहीं हुआ तो इंसुलिन दे सकते हैं, रेगुलर इंसुलिन देते हैं, आईवी दिया जाता है, एनएस के साथ मिलाकर 10 यूनिट दे देते हैं। लेबर से पहले दिया जाएगा, लेबर के समय नहीं देना है और लेबर के बाद भी नहीं देना है, बिना ग्लूकोज लेवल चेक करे, क्योंकि लेबर के दौरान महिला बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करेगी, एडजस्ट रहती है, पुशअप्स डाउन करती है, उस दौरान उसमें ग्लूकोज ऑलरेडी कम हो जाता है। तो तुम्हें ऑलरेडी इंसुलिन चला रहा है और तुम तुरंत दे दे उसके बाद में, तो कई बार ऐसा घुमा के सवाल पूछ लेता है कि एक महिला को पहले ग्लूकोज चल रहा था, थेरेपी लेबर हुआ, उसके बाद क्या सेम डोज रिपीट करेंगे? तो जवाब होगा नहीं, ग्लूकोज पहले चेक करेंगे, अब कैसी स्थिति है ये देखेंगे। हो सकता है आपको जरूरत ही ना पड़े ग्लूकोज देने की, क्योंकि तो प्रेगनेंसी हो गई है, प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज ऑलरेडी डाउन हो गया होगा, अब अवस्थाएं भी बदल जाएंगी धीरे धीरे, तो आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेस्टेशनल है ना ये, तो प्रेगनेंसी में तो रहेगा, प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हो जाएगी महिला, तो इसलिए प्रेगनेंसी के बाद में देने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैंने बताया आईयूडी नहीं लगाना है इस महिला में, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन की संभावना है, मोनालियासिस ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज ज्यादा होगा तो कैंडिडा की संभावना भी बढ़ जाएगी। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ।